हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू भोलानाथ अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग 12वीं का कविता पढ़ने जा रहे हैं। नाम है चुनिंदा शेर। इस कविता पढ़ने वाले कवि का नाम है कैलाश सेगर। चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेगर। कवि परिचय स्टूडेंट्स इस तरह है। कैलाश सेगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की ज़िंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों व कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस तरह हैं। सूरज तुम्हारा है, यह गज़ल संग्रह। यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, ये कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य है। विधा परिचय स्टूडेंट्स इस तरह है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय बच्चों इस तरह है। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। तो पहला गज़ल इस तरह से है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कैलाश जी का मानना है कि कवि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। कैलाश जी का यह मानना है कि कवि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है, अर्थात क्रांति ला सकता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, उसे भी कीड़े लग गए हैं। घुन लगना मतलब कीड़े लगना, एक प्रकार का कीड़ा है, अनाज को खाकर खोखला बना देता है। जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, उसे कीड़े लग गए हैं, अर्थात आपकी कृपा से भी प्रदूषित हो गया है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कभी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते हैं कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े हैं। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई हैं कि मानो कभी थी ही नहीं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती हैं। वर्षों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आता है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश से भी आशा की एक किरण छिपी होती है। वर्षों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं। चट्टानों के रातों को जुगनू से वह सवारा करती हैं। वर्षों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं। वह आसमान पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था कि वह इनकलाब लिखता था। कभी नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे।
आसमान पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था कि ये इनकलाब लिखता था। हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, नया मुखौटा से चेहरे पर लगा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। वह फकीरों की दुआओं से असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। वह मतलब भगवान। कभी जो फकीर और साधु होते हैं वो त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति होती हैं। कभी त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती हैं। इसमें लाशें भी मिला करती हैं। तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़ा कचरा रसायन आदि नहीं डालना चाहिए। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लाएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लाएगा। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं, अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कवि कहते हैं जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पर बिजलियां देखी। यहाँ कवि कहते हैं कि एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। मेहनतकश इंसान क्या है? धूप में नंगे पांव डामर की जलती हुई सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं, बिजलियां घुमड़ रही हैं। इस मेहनतकश के इंसान का वर्णन किया है। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि कहते हैं मनुष्य की सांस निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, वह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। किसी का सर खुला है तो किसी का पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादर को बोन मेरे मालिक। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादर को बोन मेरे मालिक। कवि यहाँ कहते हैं कि संसार में अनगिनत लोग हैं जिनमें किसी का सिर खुला हुआ है तो किसी के पैर चादर से बाहर हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सकें। वह जो मजदूर मरा है ये निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि कल भूखा
और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। इस तरह से कवि दर्द प्रकट कर रहे हैं कविता में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।